अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्चर्स ऑफ लोअर लिम्ब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्रैक्चर ऑफ अपर लिम्ब वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोअर लिम्ब के तमाम फ्रैक्चर्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स में सबसे पहला फ्रैक्चर जो हमारे पास आ जाता है वो है फ्रैक्चर्स ऑफ प्रोक्सिमल फीमर। प्रोक्सिमल फीमर का जो फ्रैक्चर है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर और दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर को हम सब कैपिटल भी बोलते हैं। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर हमारे पास वो फ्रैक्चर होता है जिसमें जॉइंट कैप्सूल के अंदर ही बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसे कहते हैं ये है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। जैसे नाम से पता चल रहा है इंट्रा कैप्सुलर, कैप्सूल के अंदर फ्रैक्चर हुआ, और अगर कैप्सूल के बाहर फ्रैक्चर होगा तो हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। प्रोक्सिमल फीमर को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो 3 आर्टरी से जा रही होती है। एक तो दो होती हैं लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, ठीक है, जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर से पास कर रही होती हैं, और स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू नो कंट्रीब्यूशन इन एल्डरली, ठीक है। जो जब एल्डर लोगों में जो है वो नो कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जब चाइल्डहुड में बच्चे होते हैं तो उसमें जो है लिगामेंटस टीरिस का भी स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है ब्लड सप्लाई के अंदर। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा? जब इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होगा तो इररिपेयरेबल डैमेज होगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई को। फेमोरल हेड को ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिलने की वजह से टिश्यू डाई होना शुरू हो जाएंगे। टिश्यू डेथ की वजह से वहाँ पे जो है वो बोन कोलैप्स कर जाएगी और वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी फेमोरल हेड की। उसके बाद आ जाती हैं कॉजेज़। प्रोक्सिमल फीमर का जो फ्रैक्चर है उसकी कॉजेज़ क्या है? एल्डरली के अंदर क्या है कि बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं, ठीक है। बोन ऑस्टियोपोरोटिक है तो इस वजह से लो एनर्जी फॉल की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। लो एनर्जी फॉल की वजह से फ्रैक्चर इसलिए हो रहा है क्योंकि बोन्स जो हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक हैं, वीक हैं बोन्स। यंग पेशेंट्स में फ्रैक्चर रेयर होते हैं, ठीक है, और अगर हों भी तो वो किस वजह से होते हैं? हाई एनर्जी इंजरी की वजह से, ठीक है। अब तक हाई एनर्जी इंजरी नहीं होगी तो यंग पेशेंट्स के अंदर ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। कॉमन साइट कौन सी है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की? वो हमारे पास है प्रोक्सिमल फीमर, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की कॉमन साइट कौन सी है? प्रोक्सिमल फीमर। और प्रोक्सिमल फीमर क्यों है? क्योंकि मेटास्टेसिस बोन डिजीज़ की वजह से। मेटास्टेटिक बोन डिजीज़ क्या होती है हमारे पास? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैंसर ओरिजिनेट होता है किसी भी बॉडी के एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गन में, टिश्यू में, ग्लैंड में, कहीं पे भी कैंसर ओरिजिनेट होता है और वो कैंसर वहाँ से स्प्रेड करके आ जाता है बोन के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे कि ये है मेटास्टेटिक बोन डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास है पेन, फिर है टेंडरनेस, और फिर है कि अगर तो फ्रैक्चर है डिस्प्लेस्ड तो लिम्ब कैसे होगी? वो एक्सटर्नली रोटेटेड होगी और शॉर्टन्ड पोजीशन के अंदर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। प्रोक्सिमल फीमर का जो फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा? ट्रीटमेंट में हमारे पास दो कैटेगरीज थी, तो ट्रीटमेंट में भी दो कैटेगरीज ही होंगी कि एक इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट देखेंगे और दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट देखेंगे। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में अगर तो अनडिस्प्लेस्ड है तो हम उसको ट्रीट करेंगे बाय इंटरनल फिक्सेशन विद डायनामिक हिप स्क्रू, ठीक है, DHS भी हम इसे बोलते हैं। इंटरनल फिक्सेशन करेंगे विद डायनामिक हिप स्क्रू। और अगर डिस्प्लेस्ड है तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेस में अगर एल्डरली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है तो हम हेमी आर्थोप्लास्टी कर देंगे, ठीक है। हेमी आर्थोप्लास्टी कि हम वहाँ पे फेमरल जो हेड है या जो भी है प्रोक्सिमल फीमर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद आर्टिफिशियल मटेरियल। यंग पेशेंट्स के अंदर हम रिडक्शन करते हैं और इंटरनल फिक्सेशन करते हैं बाय डायनामिक हिप स्क्रू। डायनामिक हिप स्क्रू क्या करता है कि ये वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस को कम कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर के अंदर फेमोरल हेड की एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि तमाम केसेस को ट्रीट करते हैं बाय सर्जिकल फिक्सेशन, ठीक है। सर्जिकल फिक्सेशन हम किस तरह करेंगे? स्लाइडिंग हिप स्क्रू यूज़ करेंगे और साथ में प्लेट्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्चर हमारे पास जो आ जाते हैं वो है सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि सब ट्रोकेंटेरिक रीजन क्या होता है हमारे पास।
एरिया बिटवीन लेसर ट्रोकेंटर और साथ में 5 सेंटीमीटर डिस्टल टू लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। इनके दरमियान जो एरिया होता है हमसे कहते हैं कि ये सब ट्रोकेंटेरिक रीजन है। सब ट्रोकेंटेरिक जो फ्रैक्चर होते हैं वो स्लोली हील होते हैं, इनमें नॉन यूनियन होती है कि प्रॉपर्ली दोबारा फ्यूजन नहीं हो पाती, ठीक है। शॉर्टनिंग होती है और एंगुलेशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट। बेस्ट हम इसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं बाय फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेशन किससे करेंगे? इंट्रामेडुलरी नेल से या फिर स्लाइडिंग स्क्रू और प्लेट से। सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? डिलेड यूनियन हो सकती है या फिर नॉन यूनियन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्चर आ जाते हैं वो है फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर। फेमोरल शाफ्ट के जो फ्रैक्चर हैं वो किस वजह से होते हैं? वो हाई एनर्जी की वजह से होते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी जब इंजरी होगी तो हमारे पास फेमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर होंगे और इनमें जो है वो ब्लड लॉस भी होता है। 1000 to 1500 ml ब्लड लॉस होता है फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स के अंदर। फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स का हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं? एडल्ट्स में हम यूज़ करते हैं इंट्रामेडलरी इंटरलॉक्ड नेल्स। चिल्ड्रन में हम करते हैं ट्रीटमेंट बाय ट्रैक्शन। चिल्ड्रन में भी इन्फेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन आ जाते हैं इन्फेंट्स जो बच्चे 2 साल के होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? गैलोस ट्रैक्शन देते हैं। और जो 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनमें हम बैलेंस ट्रैक्शन देते हैं। बैलेंस ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि एक पिन इंजेक्ट कर देते हैं ब्रोकन बोन के अंदर, ठीक है। और जो पिन का दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे हम वहाँ वेट रख देते हैं, ठीक है। वेट हैंग कर देते हैं, उसको वेट से कनेक्ट कर देते हैं। वेट क्या करता है कि बॉडी पार्ट को प्रॉपरली एक जगह के ऊपर रखता है, ठीक है। उसकी मूवमेंट नहीं होने देता ताकि बोन जो है वो अच्छी तरीके से हील हो सके। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं वो है फ्रैक्चर्स अराउंड द नी। ये इन फ्रैक्चर्स के अंदर कौन कौन सी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा था? डिस्टल फीमर इन्वॉल्व होती है और साथ में प्रोक्सिमल टिबिया इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इंट्रा आर्टिकुलर होते हैं। नी के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू मैनेज होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, ठीक है। नी में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसकी वजह से डिफ़िकल्ट होगा उनको मैनेज करना। फ्रैक्चर्स अराउंड द नी के अंदर हमारे पास जो है वो 4 तरह के फ्रैक्चर आ जाते हैं। एक है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ फीमर, सेकंड नंबर पे है इंट्रा आर्टिकुलर टी और वाई शेप्ड फ्रैक्चर, थर्ड पे है टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर और फोर्थ पे है प्रोक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर। नी के फ्रैक्चर्स जो हम इनकी मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? ओपन रिडक्शन से, इंटरनल फिक्सेशन से करते हैं, ठीक है। परफेक्ट रिडक्शन हमें चाहिए होती है ताकि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को कम कर सकें। अब हम इन चारों फ्रैक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला था सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ फीमर। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर को हम सर्जिकल फिक्सेशन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। सर्जिकल फिक्सेशन से किस तरह ट्रीट करते हैं? कोंडाइलर प्लेट से या फिर इंट्रामेडुलरी नेलिंग के थ्रू हम सर्जिकल फिक्सेशन कर रहे होते हैं। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? माल यूनियन हो सकती है या फिर नॉन यूनियन हो सकती है। सेकंड है हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर टी और वाई फ्रैक्चर। ये कब होते हैं? ये हमारे पास तब होंगे जब कोई भी ट्रोमा होगा, ठीक है। हम इनको ट्रीट करते हैं ओपन रिडक्शन से और साथ में इंटरनल फिक्सेशन विद स्क्रूज एंड प्लेट्स है, जिसको हम ORIF भी बोलते हैं, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। थर्ड पे है टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स, ठीक है। टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर सबसे पहले होते हैं क्या? हम ये देखते हैं। अगर तो प्रोक्सिमल टिबिया के अराउंड जो है आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर है, ठीक है। टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर क्या होता है कि प्रोक्सिमल टिबिया का अगर आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया तो हम इसे बोलते हैं कि टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर है, ठीक है। लेटरल प्लेटो फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसमें कौन सी आर्टरी डैमेज होती है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट। अगर तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन 2 mm है तो हम इसमें कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मोर देन 2 mm है तो हम इसमें रिडक्शन भी करेंगे और फिक्सेशन भी करेंगे। लास्ट एंड फोर्थ वन है प्रोक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर्स। ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ये न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज़ क्या होती हैं कि कोई भी हमारी जो मेजर वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स या आर्टरीज़ वगैरह जो हमारे ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती हैं, उनका डैमेज हो जाए तो हम कहते हैं कि न्यूरोवेस्कुलर इंजरी हो गई है। ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं प्रोक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर्स का? अगर तो अनडिस्प्लेस्ड और क्लोज्ड फ्रैक्चर है तो हम करेंगे कास्ट इमोबिलाइजेशन, लेकिन सिलेक्टेड केसेस के अंदर हम ओपन रिडक्शन भी करते हैं और इंटरनल फिक्सेशन भी करते हैं। लास्ट पे हमारे पास जो लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर
आ जाते हैं वो हैं टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर कब होंगे हमारे पास? जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से टिबियल शाफ्ट के फ्रैक्चर होंगे, ठीक है। और इन फ्रैक्चर्स को हम बम्पर इंजरीज भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी कौन सी होती है? जहाँ पर प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ शाफ्ट डिस्टल 1/3 ऑफ शाफ्ट के साथ मिल रही होती है, उस जंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर की भी आगे क्लासिफिकेशन है, इसकी भी दो क्लासिफिकेशन है, क्लोज्ड फ्रैक्चर्स और ओपन फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर में अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा तो हम उसको नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करेंगे बाय लॉन्ग लेग पीओपी कास्ट, लॉन्ग लेग प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट से। और अगर तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गया है तो हम फिक्सेशन करेंगे नेल और प्लेट्स के थ्रू। नेक्स्ट है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर टिबिया होती है। टिबिया क्यों होती है? क्योंकि टिबिया का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो सबक्यूटेनियस पड़ा हुआ होता है, इस वजह से टिबिया जो है वो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर में हमें पता है कि इसमें जो है स्किन कम्युनिकेट कर रही होती है इन्वायरमेंट के साथ, तो इसमें हमने स्किन का क्लोजर करना होता है, स्किन का क्लोजर डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और हमने जो एक्सपोज्ड बोन को कवर करना है फ्लैप के थ्रू, वो हम प्लास्टिकल सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू करते हैं। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में हम क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम फॉलो करेंगे ATLS गाइडलाइंस, उसके बाद हम डेब्राइड करेंगे वाउंड को, ठीक है। डेब्राइड में हम क्या करते हैं कि वाउंड के ऊपर जो भी डेड सेल्स आए होंगे, डैमेज सेल्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आए होंगे, उनको हम वहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक्स यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस करेंगे और एक्सटर्नल फिक्सेशन करेंगे बोन की। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स। इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है, डिलेड यूनियन हो सकती है, नॉन यूनियन हो सकती है, माल यूनियन हो सकती है और फुट ड्रॉप हो सकती है। ये थे हमारे पास फ्रैक्चर्स ऑफ लोअर लिम्ब। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्चर्स ऑफ पेल्वस को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।